हेलो दोस्तों, किताबों के इस खूबसूरत संसार में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं अपने दोस्त अमित कोहली को। 7 हैबिट्स जो बना सकती हैं आपको सुपर सक्सेसफुल। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल या अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें स्टीफन आर कोवी द्वारा लिखी गई ये किताब शायद आपने ज़रूर पढ़ी होगी या देखी होगी। आज मैं इसकी सारी आदतों को समराइज करके आपके लिए इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज आइए हम इस पुस्तक को अच्छे से सुनते हैं और इन बताई गई आदतों को अपने अंदर ढालने की कोशिश करते हैं। आपकी जिंदगी बस यूं ही नहीं घट जाती, चाहे आप जानते हो या नहीं। ये आप ही के द्वारा डिजाइन की जाती है। आखिरकार आप ही अपने विकल्प चुनते हैं। आप खुशियां चुनते हैं, आप दुख चुनते हैं, आप निश्चितता को चुनते हैं, आप अपनी अनिश्चितता को भी चुनते हैं। आप अपनी सफलता को चुनते हैं, आप अपनी असफलता को भी चुनते हैं। आप साहस चुनते हैं, आप डर चुनते हैं। इतना याद रखिए कि हर एक क्षण, हर एक परिस्थिति आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देती है और ऐसे में आपके पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप चीज़ों को अलग तरीके से करें और अपने लिए और पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करें। आइए दोस्तों, इस पुस्तक में बताई गई आदतों को एक एक करके समझते हैं। पहली आदत, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बनिए। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार बनना। आप हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं ब्लेम कर सकते। प्रोएक्टिव लोग इस बात को समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। वो अपने आचरण के लिए जेनेटिक्स, परिस्थितियों या परिवेश को दोष नहीं देते हैं। उन्हें पता होता है कि वो अपना व्यवहार खुद चुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो ज़्यादातर अपने भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। वो अपने बिहेवियर के लिए बाहरी चीज़ों को दोष देते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो उन्हें अच्छा लगता है और अगर नहीं है तो यह उनके एटीट्यूड और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है और वो मौसम को दोष देते हैं। सभी बाहरी ताकतें एक उत्तेजना की तरह काम करती हैं जिन पर हम रिएक्ट करते हैं। इसी उत्तेजना और आप उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं के बीच में आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है और वो होती है इस बात की स्वतंत्रता कि आप अपनी प्रतिक्रिया का चयन स्वयं कर सकते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं। आप जो भाषा प्रयोग करते हैं वो इस बात को इंडिकेट करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति प्रोएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। जबकि एक रिएक्टिव व्यक्ति रिएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है। मैं नहीं कर सकता, काश अगर ऐसा होता। रिएक्टिव लोग सोचते हैं कि वो जो कहते और करते हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ जिन पर बिल्कुल भी नहीं या थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है उस पर रिएक्ट या चिंता करने के बजाय प्रोएक्टिव लोग अपना टाइम और एनर्जी ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जिनको वो कंट्रोल कर सकें। हमारे सामने जो भी समस्याएं, चुनौतियां या अवसर होते हैं उन्हें हम 2 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। एक सर्कल ऑफ कंसर्न, दूसरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। प्रोएक्टिव लोग अपना प्रयत्न सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर केंद्रित करते हैं। वो ऐसी चीज़ों पर काम करते हैं जिनके बारे में वो कुछ कर सकते हैं। स्वास्थ्य, बच्चे, कार्यक्षेत्र की समस्याएं। रिएक्टिव लोग अपना प्रयत्न सर्कल ऑफ कंसर्न पर केंद्रित करते हैं। देश पर ऋण, आतंकवाद, मौसम। इस बात की जानकारी होना कि हम अपनी एनर्जी किन चीज़ों में खर्च करते हैं प्रोएक्टिव बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? शायद यह सवाल थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन आप इसके बारे में
एक क्षण के लिए सोचिए, क्या आप अभी वो हैं जो आप बनना चाहते थे, जिसका सपना आपने देखा था? क्या आप वो कर रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे? ईमानदारी से सोचिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद को ऐसी जीत हासिल करते हुए देखते हैं जो दरअसल खोखली होती है। ऐसी सफलता जिसके बदले में उससे कहीं बड़ी चीजों को गंवाना पड़ा। यदि आपकी सीढ़ी सही दीवार पर नहीं लगी है तो आप जो भी कदम उठाते हैं वो आपको गलत जगह पर ले जाता है। हैबिट 2 आपके इमेजिनेशन या कल्पना पर आधारित है। इमेजिनेशन यानी आपकी वो क्षमता जो आपको अपने दिमाग में उन चीजों को दिखा सके जो आप अभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर एक चीज का निर्माण 2 बार होता है। पहला मेंटल क्रिएशन और दूसरा फिजिकल क्रिएशन। जिस तरह ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद मकान बनता है, उसी प्रकार मेंटल क्रिएशन होने के बाद ही फिजिकल क्रिएशन होती है। अगर आप खुद विजुअलाइज नहीं करते कि आप क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ कैसी होगी, इस बात का फैसला औरों पर और परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं। हैबिट 2 इस बारे में है कि आप किस तरह से अपनी विशेषता को पहचानते हैं और फिर अपनी पर्सनल, मोरल और एथिकल गाइडलाइन के अंदर खुद को खुश रख सकते हैं और पूर्ण कर सकते हैं। अंत को ध्यान में रखकर आरंभ करने का अर्थ है हर दिन काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत एक क्लियर विजन के साथ करना कि हमारी क्या दिशा और क्या मंजिल होनी चाहिए, और फिर प्रोएक्टिवली उस काम को पूर्ण करने में लग जाना। हैबिट 2 को प्रैक्टिस में लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपना खुद का एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। इसका फोकस इस बात पर होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। ये सक्सेस के लिए की गई आपकी प्लानिंग हो सकती है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि आप कौन हैं, आपके गोल्स को फोकस में रखता है और आपके आइडियाज को इस दुनिया में लाता है। आपका मिशन स्टेटमेंट आपको अपनी जिंदगी का लीडर बनाता है। आप अपना भाग्य खुद बनाते हैं और जो सपने आपने देखे हैं उन्हें साकार करते हैं। प्राथमिक चीजों को वरीयता देना, यही स्टीवन कोवी द्वारा लिखी गई तीसरी आदत है। एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि आप इस जिंदगी में हर एक चीज नहीं कर सकते। खुद को अपनी क्षमता से अधिक कामों में व्यस्त करने की जरूरत नहीं है। आप जरूरी हो तो ना कहने में मत हिचकिचाइए और फिर अपनी इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज पर फोकस कीजिए। हैबिट 1 कहती है कि आप इंचार्ज हैं, आप क्रिएटर हैं। प्रोएक्टिव होना आपकी अपनी चॉइस है। हैबिट 2 पहले दिमाग में चीजों को विजुलाइज करने के बारे में है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना विजन से संबंधित है। हैबिट 3 दूसरी क्रिएशन यानी कि फिजिकल क्रिएशन के बारे में है। इस हैबिट में हैबिट 1 और 2 का समागम है और यह हर समय हर क्षण होता है। यह टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कई प्रश्नों को डील करता है, लेकिन सिर्फ यह इतना ही नहीं है। हैबिट 3 लाइफ मैनेजमेंट के बारे में भी है। आपका पर्पस, वैल्यूज, रोल्स और प्रायोरिटीज। प्राथमिक चीजें क्या हैं? प्राथमिक चीजें वह हैं जिसको आप व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान अथवा वैल्यूएबल मानते हैं। यदि आप प्राथमिक कार्यों को तरजीह देने का मतलब है कि आप अपना समय, अपनी ऊर्जा हैबिट 2 में अपने द्वारा सेट की गई प्रायोरिटीज पर लगा रहे हैं। हमेशा जीत के बारे में सोचें। थिंक अबाउट विन विन सिचुएशन। यही चौथी हैबिट है। थिंक विन विन। अच्छा होने के बारे में नहीं है, ना ही यह कोई शॉर्टकट है। यह कैरेक्टर पर आधारित एक कोड है जो आपको बाकी लोगों से इंटरेक्ट और सहयोग करने के लिए है। हम में से ज्यादातर लोग
अपना मूल्यांकन दूसरों से कंपैरिजन और कंपटीशन के आधार पर करते हैं। हम अपनी सफलता दूसरों की सफलता या असफलता में देखते हैं। यानी अगर मैं जीता तो तुम हारे, तुम जीते तो मैं हारा। इस तरह लाइफ एक जीरो सम गेम बन जाती है। मानो एक ही रोटी हो और अगर दूसरा बड़ा हिस्सा ले लेता है तो मुझे कम मिलेगा और मेरी कोशिश होगी कि दूसरा अधिक ना पाए। हम सभी ये गेम खेलते हैं, लेकिन आप ही सोचिए कि इसमें कितना मजा है। विन विन जिंदगी को कोऑपरेशन की तरह देखती है, कंपटीशन की तरह नहीं। विन विन दिल और दिमाग की ऐसी स्थिति है जो हमें लगातार सभी का हित सोचने के लिए प्रेरित करती है। विन विन का अर्थ है ऐसे समझौते और समाधान जो सभी के लिए लाभप्रद और संतोषजनक हैं। इसमें सभी चीजें खाने को मिलती हैं और वो काफी अच्छा टेस्ट करती हैं। एक व्यक्ति या संगठन जो विन विन एटीट्यूड के साथ समस्या को हल करने की कोशिश करता है, उसके अंदर 3 मुख्य बातें होती हैं। इंटीग्रिटी, अपने वैल्यूज, कमिटमेंट और फीलिंग के साथ समझौता ना करना। दूसरी विशेषता होती है परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी, अपने आइडियाज और फीलिंग्स को साहस के साथ दूसरों के सामने रखना और दूसरों के विचारों और भावनाओं की भी कद्र करना। तीसरी विशेषता होती है अबेंडेंस मेंटालिटी, प्रचुरता की मानसिकता। इस बात में यकीन रखना कि सभी के लिए बहुत कुछ है। बहुत लोग ईदर और के टर्म्स में सोचते हैं, या तो आप अच्छे हैं या आप सख्त हैं। विन विन में दोनों की आवश्यकता होती है। यह साहस और सूझबूझ के बीच बैलेंस करने जैसा है। विन विन को अपनाने के लिए आपको सिर्फ सहानुभूतिपूर्ण ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लबरेज भी होना होगा। आपको सिर्फ विचारशील और संवेदनशील ही नहीं बल्कि बहादुर भी होना पड़ेगा। ऐसा करना कि करेज और कंसिडरेशन में बैलेंस स्थापित हो, यही रियल मैच्योरिटी है और विन विन के लिए बेहद जरूरी है। पहले दूसरों को समझे, फिर अपनी बात समझाओ। Seek first to understand, then to be understood. Habit number 5. कम्युनिकेशन लाइफ की सबसे जरूरी स्किल है। आप अपने कई साल पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने में लगा देते हैं, लेकिन सुनने का क्या? आपको ऐसी कौन सी ट्रेनिंग मिली है जो आपको दूसरों को सुनना सिखाती है, ताकि आप सामने वाले को सचमुच अच्छे से समझ सकें? शायद कोई नहीं। अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं तो शायद आप भी पहले खुद अपनी बात समझना चाहते होंगे और ऐसा करने में आप दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह इग्नोर कर देते होंगे। ऐसा दिखाते होंगे कि आप सुन रहे हैं, पर दरअसल आप बस शब्दों को सुनते हैं, पर उनके असली मतलब को पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग इस इंटेंशन के साथ सुनते हैं कि उन्हें रिप्लाई करना है, समझना नहीं है। आप अंदर ही अंदर खुद को सुनते हैं और तैयारी करते हैं कि आपको आगे क्या कहना है, क्या सवाल पूछने हैं। आप जो कुछ भी सुनते हैं वो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से छन कर आप तक पहुंचता है। आप जो सुनते हैं उसे अपनी आत्मकथा से तुलना कर देखते हैं कि ये सही है या गलत, और इस वजह से आप दूसरे की बात खत्म होने से पहले ही अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि अगला क्या कहना चाहता है। क्या ये वाक्य कुछ सुने सुने से लगते हैं? अरे मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसे वक्त में मैंने क्या किया था। क्योंकि आप अपने जीवन के अनुभवों के हिसाब से दूसरों को सुनते हैं। आप इन चारों में से किसी एक तरीके से जवाब देते हैं। मूल्यांकन, पहले आप जज करते हैं, उसके बाद सहमत या असहमत होते हैं। जांच, आप अपने हिसाब से सवाल जवाब करते हैं। एडवाइस, आप सलाह देते हैं और उपाय सुझाते हैं। व्याख्या,
आप दूसरों के मकसद और व्यवहार को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एनालाइज करने लग जाते हैं। शायद आप सोच रहे हों कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी से रिलेट करने में बुराई क्या है। कुछ सिचुएशन में ऐसा करना उचित हो सकता है, जैसे कि जब कोई आपसे आपके अनुभवों के आधार पर कुछ बताने के लिए कहे, जब आप दोनों के बीच एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप हो, पर हमेशा ऐसा करना उचित नहीं है। तालमेल बैठाना, हैबिट नंबर 6। सरल शब्दों में समझे तो दो दिमाग एक से बेहतर हैं। तालमेल बैठाने का अर्थ है रचनात्मक सहयोग देना। यह टीम वर्क है। यह खुले दिमाग से पुरानी समस्याओं के नए निदान ढूंढना है। पर ये यूं ही बस अपने आप ही नहीं हो जाता। यह एक प्रोसेस है और उसी प्रोसेस से लोग अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज को उपयोग में ला पाते हैं। अकेले की अपेक्षा वो एक साथ कहीं अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। एक साथ मिलजुल के हम एक साथ ऐसा बहुत कुछ खोज पाते हैं जो हमारे अकेले खोजने में शायद कभी ना मिले। ये वो आइडिया है जिसमें द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। 1 + 1 = 3 और 6 और 60 या उससे भी अधिक। जब लोग आपस में ईमानदारी से इंटरेक्ट करने लगते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होने के लिए खुले होते हैं, तब उन्हें नई जानकारियां मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। आपस में मतभेद नए तरीकों के आविष्कार की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। मतभेदों को महत्व देना सिनर्जी का मूल है। क्या आप सचमुच लोगों के बीच जो मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं उन्हें महत्व देते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि सभी लोग आपकी बात मान जाएं ताकि आप आसानी से आगे बढ़ सकें? कई लोग एक रूपता को एकता समझ लेते हैं। आपसी मतभेदों को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ के रूप में देखना चाहिए। वो हमारे जीवन में उत्साह भरते हैं। कुल्हाड़ी को तेज करते रहें। शार्पन द सॉ, यह 7वीं आदत है। शार्पन द सॉ का मतलब है अपने सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को सुरक्षित रखना। इसका अर्थ है अपने लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करना जो आपके जीवन के 4 क्षेत्रों फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल में आपका नवीनीकरण करे। आगे कुछ एक्टिविटीज के एग्जाम्पल दिए गए हैं। शारीरिक, अच्छा खाना, व्यायाम करना, आराम करना। सामाजिक, भावनात्मक, औरों के साथ सामाजिक और अर्थपूर्ण संबंध बनाना। मानसिक, पढ़ना लिखना, सीखना सिखाना। स्पिरिचुअल, प्रकृति के साथ समय बिताना, ध्यान करना, सेवा करना। आप जैसे जैसे हर एक क्षेत्र में खुद को सुधारेंगे, आप अपने जीवन में प्रगति और बदलाव लाएंगे। शार्पन द सॉ आपको फ्रेश रखता है ताकि आप बाकी की 6 हैबिट्स अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ऐसा करने से आप चैलेंजेस फेस करने की अपनी क्षमता को बढ़ा लेते हैं। बिना ऐसा किए आपका शरीर कमजोर पड़ जाता है, मस्तिष्क बुद्धि रहित हो जाता है, भावनाएं ठंडी पड़ जाती हैं, स्वभाव असंवेदनशील हो जाता है और इंसान स्वार्थी हो जाता है। और यह एक अच्छी तस्वीर नहीं है। क्यों? आप अच्छा फील करें, ऐसा अपने आप नहीं होता। एक बैलेंस्ड लाइफ जीने का अर्थ है खुद को रिन्यू करने के लिए जरूरी वक्त निकालना। यह सब आपके ऊपर है। आप खुद को आराम करके रिन्यू कर सकते हैं या हर काम अत्यधिक करके खुद को जला सकते हैं। आप खुद को मेंटली और स्पिरिचुअली प्यार कर सकते हैं या फिर अपने वेल बीइंग से बेखबर यूं ही अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। आप अपने अंदर जीवंत ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं या फिर टाल मटोल कर अच्छे स्वास्थ्य और व्यायाम के फायदों को खो सकते हैं। आप खुद को पुनर्जीवित कर सकते हैं और एक नए दिन का स्वागत शांति और सद्भाव के साथ कर सकते हैं, या फिर आप उदासी के साथ उठकर दिन को गुजरते हुए देख सकते हैं
बस इतना याद रखिए कि हर दिन आपको खुद को रिन्यू करने का एक नया अवसर देना है। अवसर देना है खुद को रिचार्ज करने का। बस ज़रूरत है डिज़ायर, नॉलेज और स्किल्स को आगे बढ़ाने की। धन्यवाद दोस्तों, इस अंश को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको मेरे द्वारा किया जा रहा काम पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन प्रदान करें। धन्यवाद।